everyone, today we are learning class 8th chapter 1 history and the name of this chapter is how, when and where. अब इस चैप्टर के नेम के अंदर ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे. हाउ मतलब कैसे, when मतलब कहाँ कब और वेयर मतलब कहाँ क्या चीज़ें हुई हमारी हिस्ट्री के अंदर. ओके आप लोगों ने 6th के अंदर अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ी, देन 7th के अंदर आप लोगों ने पढ़ी मिडिवल हिस्ट्री. अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री. ओके सो अब हम पढ़ते हैं कि इसमें लर्निंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर, और ठीक है मतलब हमारी जो चैप्टर है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, ऑफ कोर्स विल लर्न अबाउट हिस्ट्री. फिर हम पढ़ेंगे किस तरीके से लोग बाग पीरियडाइज करते थे हिस्ट्री को. फिर हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज क्या हैं हिस्ट्री के हमारे, और हम डेट्स पढ़ेंगे, और हम फिर पढ़ेंगे कॉलोनाइजेशन जो कि ब्रिटिशर्स ने आके हम पर राज करा था उसके बारे में. कॉलोनाइजेशन किसे कहते हैं? यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस टर्म कॉलोनाइजेशन. ओके कॉलोनाइजेशन, लेट मी अंडरलाइन कॉलोनाइजेशन, क्योंकि ये इस पूरे क्लास के अंदर आप लोग कॉलोनाइजेशन के बारे में ही पढ़ोगे और you should be very interested in this history thing, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम डेट्स के बारे में ही नहीं पढ़ते. ठीक है, हम लोग इस चैप्टर के अंदर में यही पढ़ेंगे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के अंदर डेट के बारे में ही नहीं पढ़ते. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेट्स ही नहीं है जिससे हम हिस्ट्री को जाना करते हैं, पहचाना करते हैं. पहले की जो हमारी हिस्ट्री हुआ करती थी, पहले तो लोग क्या है सिर्फ और सिर्फ डेट से ही हिस्ट्री को रिफर करते थे, लेकिन हमारी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके ही आई, एक कुछ पीरियड्स के अंदर ही आई, उनको भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं. ठीक है, पहले के ज़माने में हिस्टोरियंस जो होते थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो डेट्स हुआ करती थी उनको इसीलिए ज़्यादा मायने रखते थे, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दिया करते थे क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, रूलर्स जो हुआ करते थे वो लोग, उनके हिस्टोरियंस जो हुआ करते थे वो लोग बस ये लिख देते थे कि कैसे किस राजा ने कब जो क्या बोलते हैं जो बैटल है वो जीती. ठीक है, इसलिए ज़्यादातर डेट्स आती हैं. ओके सो नाउ लेट्स रीड. हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. देखो हिस्ट्री क्या है, वो चेंजेस जो कि टाइम के साथ साथ हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. क्या है हिस्ट्री का मतलब? ये हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग द थिंग्स कि पहले क्या हुआ करती थी पास्ट के अंदर और अब कैसी हैं वो थिंग. ठीक है, एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम, वी टॉक टू ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. अब जब हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको रेफर करते हैं टाइम से, और हम उसको क्या कहते हैं, बिफोर और आफ्टर. Living in the world, we do not always ask historical question about what we see around us. We take things for granted. अब देखो हम लोग जब जी रहे हैं तो हम लोग ये चीज़ें नहीं सोचते कभी भी कि हम लोग कई बार हिस्टोरिकल आंसर ही नहीं और क्वेश्चन ही नहीं पूछते कि भाई जो जैसे आप चाय पी रहे हो, ठीक है, तो अब आप चाय जब पी रहे हो तो आप लोग ये क्वेश्चन तो पूछोगे नहीं कि भाई क्यों हम लोग ये चाय किसने ईजाद करी थी. ऐसा तो नहीं है ना कि किसी दिन क्या बोलते हैं, किसी दिन है ना कोई ऐसा आया कि भाई ये चाय है या चाय पीना तुम लोग आराम से और अच्छी लगेगी. ऐसा तो नहीं है ना, चाय ऐसे तो ईजाद नहीं हुई. ऐसा हुआ होगा कि किसी के पानी के अंदर कोई पानी बॉईल कर रहा है, उसके अंदर कोई टी लीव आकर गिर गई, उससे क्या हुआ, उससे उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी. टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम लोग ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं आराम से कि भाई ये तो ऐवी ही आ गई होगी, बन गई होगी वर्ल्ड के अंदर. ठीक है, लेकिन अगर हम हमारी चीज़ों को देखें, क्वेश्चंस को पढ़ें तो बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग से हमारे दिमाग में सवाल आ सकते हैं. ठीक है, और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लगेगा अगर आप लोग इस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ोगे. तो मतलब जैसे कि व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया तो, या फिर व्हेन वर रेलवेज वर बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, मतलब कैसे रेलवेज़ बने थे, जो रेल ट्रैक्स होते हैं वो कैसे बने थे, और लोग बाग कैसे उसमें ट्रैवल करना शुरू हुआ, कि कैसे इंजीनियर्स ने पहले तो दिमाग लगाया होगा कि भाई कैसे उसके अंदर कोयला डालेंगे तो जो व्हील्स होंगे वो चलना शुरू होंगे, उसके इंजन कैसे बना होगा. ठीक है, और वो कैसे एवोल्यूशन हो गया उसका. पहले तो इतना ज़्यादा धुआं निकलता था, राइट, इतना ज़्यादा कोल यूज़ होता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब इंजन आ गया. तो ये सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हुई हम ये भी पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर. हम लोग यही है हिस्ट्री के अंदर क्या है, हम लोग जो चेंजेस होते हैं टाइम के साथ साथ वो पढ़ते हैं. ठीक है, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिफर अस बैक टू नोशंस ऑफ द टाइम. ठीक है, अब ये सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो हमें कहाँ ले जाते हैं, पहले के ज़माने में ले जाते हैं. ठीक है, बैक टू नोशंस ऑफ टाइम.
but time does not have to be always precisely dated in terms of or of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. मतलब क्या है इसका कि हमेशा ये चीज़ सही नहीं है कि हम किसी भी जो हमारा क्या बोलते हैं हमारी जो कोई चीज़ है, कोई प्रोसेस हुई है, तो उसको हम ऐसा नहीं देखेंगे कि क्या बोलते हैं कि वो चीज़ एक दिन में ही हो गई। जैसे कि मैंने अभी टी का एग्जांपल दिया था, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन के अंदर ही वो पूरी टी बन गई थी, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि पीरियड्स के अंदर, ऐसा कुछ टाइम पीरियड के अंदर क्या हुई है, चीज़ बनी है, धीरे धीरे करके ईजाद हुई है, इवॉल्व हुई है। जैसे कि रेलवेज़ हैं, उसके अंदर सबसे पहले इंजीनियर्स ने क्या लगाया होगा, दिमाग लगाया होगा कि ऐसे भाई कोल से वो चलेगी, फिर उन्होंने डब्बे तैयार करे होंगे, फिर उन्होंने रेल ट्रैक्स बनाए होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में तो नहीं हो गई जादू से, नहीं ना। तो कैसे हुई, धीरे धीरे करके टाइम के साथ हुई। इसीलिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे टाइम्स को हम लोग क्या नहीं दे सकते, डेट्स नहीं दे सकते। डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर ही नहीं हो गई हैं, उनके अंदर बहुत थोड़ा टाइम लगा, पीरियड ऑफ टाइम लगा, ठीक है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते, ये बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट बात होगी कि हम कोई भी टाइम को कि कोई भी चीज़ एक दिन के अंदर हो गई ये चीज़ कह दें, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि हम लोग ये चीज़ नहीं कह सकते कि किसी भी चीज़ की एक डेट नहीं है, वैसे ही हम ये भी नहीं कह सकते कि ब्रिटिश रूल कब हमारे इंडिया के अंदर आया था और कब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसकी भी कोई डेट नहीं है, ठीक है। तो और ऐसे और कैसे कैसे धीरे धीरे करके, ऐसे तो नहीं है कि ना सबसे पहले भाई ये आ गया, सिल्वर कॉइन आ गया तो लोग बागों ने ट्रेड शुरू कर दिया, फिर गोल्ड आ गया, ऐसे एक एक दिन में तो नहीं हुई ना हर चीज़। तो हर चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किस पे बेस्ड हैं, सिर्फ और सिर्फ डेट्स पे ही बेस्ड नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या बोलते हैं, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर बेस्ड हैं, ओके। We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. हम हमेशा किसी भी span of time को थोड़े थोड़े वक्त को उसी टाइम पीरियड के साथ रेफ़र कर सकते हैं जो जिसमें पर्टिकुलर चेंज हुए, ठीक है। जैसे हम कह दें, ऐसा है नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल गिविंग के जैसा हम कह दें कि हो सकता है कि जो टी है वो कब बनी है, वो पूरे एक साल के अंदर उसका एवोल्यूशन हुआ या फिर बहुत ज़्यादा टाइम के अंदर एवोल्यूशन हुआ। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, वो पीरियड कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो बनी है, ओके। अब इसका अभी क्या है, why is history associated with a string of dates? क्यों हम अब तब भी हमें क्यों हिस्ट्री के अंदर डेट्स पढ़नी पड़ती है? इसका रीज़न क्या है कि एक टाइम ऐसा था जब हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री क्या थी, एक अकाउंट ऑफ बैटल थी, जिसमें अकाउंट ऑफ बैटल थी और बिग इवेंट्स थे। मतलब हिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ पढ़ी जाती थी कि कैसे जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे और जो क्वींस थे, वो लोग कैसे उन्होंने कब उनकी लाइफ पे ही सिर्फ हिस्ट्री लिखी जाती थी कि कब उनके बच्चा हुआ, कब उनकी शादी हुई, कब वो पैदा हुए। तो इसीलिए उनमें उनकी पैदा होने के लिए पर्टिकुलर डेट हो गई, जब उन्होंने जो वॉर थी वो जीती तो उसकी पर्टिकुलर डेट हो गई। इसीलिए हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डेट्स हमें पढ़नी पड़ती हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के अंदर डेट्स ही हों। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, ओके। As you have seen in the history text books of the past 2 years, अब आप लोगों ने देखा ही है कि किस तरीके से पिछले 2 साल की आप लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो 6th और 7th के अंदर, हिस्ट्री में अब जो है और भी इश्यूज़ के बारे में बात होती है और भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दे लुक एट पीपल ऑन हाउ अर्न देयर लाइवलीहुड। अब हिस्ट्री के अंदर हमने कि पहले 2 सालों में क्या पढ़ा कि किस तरीके से लोग बाग पैसे कमाया करते थे या फिर वो क्या खाया करते थे, कैसे वो सिटी डेवलप हुई, मार्केट्स हुए बने, और कैसे किंगडम्स थे वो फॉर्म हुए, कैसे आइडियाज़ स्प्रेड हुए और कैसे कल्चर्स जो थे वो सोसाइटी के चेंज हुए, ठीक है। सोसाइटी चेंज हुई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेट्स।
By what criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. अब देखो अब डेट्स कहाँ तक किस किस क्राइटेरिया के अंदर इम्पॉर्टेंट है. देखो अब जो डेट्स हम सिलेक्ट करते हैं, जो कौन कौन सी हम लोग डेट्स सिलेक्ट करते हैं, वो डेट सिलेक्ट करते हैं जो कि जिसमें हमारी स्टोरी हुई, मतलब जिसमें हमारा जो हिस्ट्री है. जैसे हम किसी किंग के बारे में बात कर रहे हैं, किसी किंग की बैटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे. ठीक है, हम ऐसा नहीं कि जैसे हम बाबर की बात कर रहे थे तो हम लोग है ना अब अकबर की बात करेंगे. तो अगर हमने बाबर की बात के अंदर तो हमारे पास कोई और डेट्स आ गए, ठीक है, कि उसने कब कब बैटल जीती. अब अगर हमारा जो ध्यान है उसको अकबर की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, अब हम लोगों को अकबर की अलग अलग डेट्स आएंगी. तो इसीलिए हमारी जो अगर हम लोग एक इशू पे बात कर रहे हैं हिस्ट्री के, तो हम लोग को एक ही इशू पे रहना है. अगर हम दूसरे इशू पे बात करेंगे तो हमारी जो सोसाइटी की चेंजेस हैं, जो डेट्स हैं, न्यू इश्यूज़ हैं, वो क्या होंगी, वो दूसरी डेट्स इंपॉर्टेंट लगना शुरू हो जाएंगी. ठीक है, लेट्स सी अ एग्जांपल. ठीक है, पहले के ज़माने में क्या, पहले जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे ना, हिस्टोरियंस थे इंडिया के अंदर, उन्होंने क्या करा, जब वो रूल करने इंडिया के अंदर आए तो जो फर्स्ट गवर्नर था ना, वो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके गवर्नर जनरल की लाइफ से इम्पोर्टेंट थी. तो वो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसकी लाइफ के बारे में लिखा, उनके गवर्नर जनरल की लाइफ के बारे में लिखा. तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, वॉरेन हेस्टिंग्स, और उसके और लास्ट कौन था, वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन. ठीक है, तो ये इन लोगों की सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की लाइफ के बारे में इन लोगों ने क्या लिखा, क्या करा, ब्रिटिश हिस्टोरियन से सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की लाइफ के बारे में लिखा. ठीक है, और क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ सारी हिस्ट्री इन लोगों के लाइफ के बारे में लिखी, कुछ भी इंडिया की हिस्ट्री लिखी ही नहीं. ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनके गवर्नर जनरल्स की बात लिखी. लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि इंडिया की अलग हिस्ट्री चल ही नहीं रही थी. उस टाइम पीरियड के अंदर इंडियंस क्या क्या सह रहे थे उनके नीचे, उनके रूल के अंदर, उन लोगों ने उस हिस्ट्री को लिखा ही नहीं बिल्कुल भी. ठीक है, तो इनकी जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल अलग है. ठीक है, इन्होंने किसके ऊपर इन्होंने ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने किसके ऊपर फोकस करा, गवर्नर जनरल्स के ऊपर फोकस करा. इसलिए इनकी जो स्टोरी है सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल्स के लिए. लेकिन जो हमारे इंडिया की हिस्ट्री चल रही थी, अगर हम लोग चाहें तो कुछ हमारे ऐसे लोग थे इंडिया के जिन्होंने हमारी हिस्ट्री लिख रहे थे वो उस टाइम के, उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या कैसे कैसे क्यों करा. तो ठीक है, तो ये चीज़ें में हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग किसी और पीरियड के बारे में डिफरेंट वे के अंदर लिख सकें. ठीक है, ऐसा भी है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हुआ करती थी इंडियन सोसाइटी के अंदर उस वक्त. गवर्नर जनरल से अगर वो लोग ध्यान हटा के इंडिया की हिस्ट्री लिखते तो वो लोग के बुक्स के अंदर इंडिया की हिस्ट्री होती, अलग अलग क्या हो रहा होता उस वक्त इंडिया की हिस्ट्री में, वो चल रहा होता. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग किसी एक इशू पे हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, किसी एक इशू और पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमें उसी स्टोरी का पता लगता है, वही डेट्स सिग्निफिकेंट होती हैं. लेकिन अगर हम लोग किसी और स्टोरी के बारे में जानना शुरू करते हैं तो उस स्टोरी की डेट्स वो होती हैं इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स. जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो कि क्या करते हैं, हम उसको चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, ताकि हर एक चैप्टर को हम अच्छी तरीके से समझ सकें. अगर हम पार्ट्स में किसी चीज़ को समझते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है. इट इज़ टू टेल स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड. ये ऐसी एक स्टोरी को बताने का ऐसा वे है जिसमें जो स्टोरी है वो फॉलो की जा सके. ठीक है, कोई सेंस निकल सके उस स्टोरी का. ठीक है, हिस्ट्री का. इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव द शेप ऑफ द स्टोरी वी आर टेलिंग. अब देखो, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करते हैं, उन्हीं इवेंट्स पे फोकस करते हैं जो कि हमारी स्टोरी को शेप करें, मतलब हमारी स्टोरी को हमें समझ आए,
उस स्टोरी को। अब देखो हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हम इंडिया की हिस्ट्री के अंदर बीच के अंदर किसी ने ब्रिटिश की हिस्ट्री घुसेड़ दी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग अगर इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर हम लोग ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, ताकि हमें बहुत ज़्यादा ईजीली वो चीज़ समझ में आ सके। ओके, so now we'll see the periodized topic. Why do we try and divide history? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे दिया कि हम ऐसा क्यों चाहते हैं, कि हम क्यों ट्राई करते हैं कि हम लोग जो हिस्ट्री है उसको डिवाइड करें डिफरेंट पीरियड्स के अंदर। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? वी डू सो, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम हर एक टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स को, हर एक टाइम की चीज़ों को, जो जो इम्पॉर्टेंट है, जो उसके मेन फीचर्स हैं उस सोसाइटी के, उस टाइम के, उसको अच्छे से क्या कर सकें, पढ़ सकें। ओके, so the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, become इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जब हम लोग वो टर्म्स जिसके बीच में हम लोग पीरियडाइज करते हैं हमारे जो हिस्ट्री है उसको, तो हम उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, हम लोग उसके अंदर पढ़ते हैं पीरियड्स के बीच में जो डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि मिडिवल हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या है, तो उनके बीच के अंदर क्या क्या डिफरेंस है हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए हम पीरियडाइज करते हैं। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। हम वो चीज़ क्या रिफ्लेक्ट करती है, वो हमारे आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करती है पास्ट के, जो कि हमें शो करते हैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड की सिग्निफिकेंस, मतलब हमें वो इम्पोर्टेंस बताते हैं। ठीक है, इन 1870 James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim, and British. This periodization became to be widely accepted. ठीक है, Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. According to his telling of the history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices dominated social life. British rule, Mill felt, could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India. Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories of India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people. For India, it was not capable of progress without British help. अब देखो बहुत ज़्यादा ध्यान से इस चीज़ को सुनना कि क्या हमारे जो एक 1817 में एक हमारे हिस्टोरियन थे जेम्स मिल, उन्होंने क्या करा, वो एक क्या थे, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनके माइंड पे बेस्ड करके उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी। ठीक है, वो बुक थी 3 पार्ट्स के अंदर, 3-वॉल्यूम वर्क, मतलब वो बुक थी 3 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, और उसका नाम क्या था, अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और इस हिस्ट्री के अंदर उन्होंने जो मिल था, जेम्स मिल जो था, उसने 3 पीरियड्स के अंदर हमारी जो हिस्ट्री है उसको डिवाइड कर दिया, जो कि था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, ये जो पीरियडाइजेशन था ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड हुआ, क्योंकि लोगों ने सोचा कि भाई ये चीज़ सही होगी, जो इंडिया के अंदर नहीं रहते थे, जिन्हें इंडिया का पता ही नहीं था हिस्ट्री का, तो जो हमारे जेम्स मिल हैं उन्होंने लिखा, उन लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मिल को क्या लगा कि जो सारी एशियन सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन से
नीचे हैं, जिसमें ऐसा नहीं था। सिविलाइजेशन मतलब वो बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं है, उनको रहना सीखना नहीं आता, उनको खाना नहीं आता, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये जेम्स मिल ने खुद की हिस्ट्री के अंदर लिखा था, और ऐसा नहीं था। उनको क्या लगा कि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया के अंदर, तब तक जो हमारा इंडिया था वो बिल्कुल भी सिविलाइज था ही नहीं, यहाँ के लोगों को रहना नहीं आता था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टिशन से ज़िंदगी जीते थे लोग बाग, और रिलीजन्स की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। लेकिन इफ़ यू विल सी इट फ्रॉम अ इंडियन पर्सपेक्टिव, अगर आप इंडिया की जो हिस्ट्री है वो किसी इंडियन हिस्टोरियन के थ्रू पढ़ते हो, तो आप लोग को पता लगेगा कि किस तरीके से जो हमारा इंडिया था वो इन यूरोपियन से भी ज़्यादा सिविलाइज था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ध्यान देते थे, ये लोग सिर्फ साइंस पे ध्यान देते थे, लेकिन हम लोग हमारे घरों के अंदर, हमारे साइंस के अंदर भी हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। हमारी संस्कृति थी, जो हमारा सिविलाइजेशन था, वो इन लोगों से बहुत ज़्यादा ऊपर था। लेकिन इन लोगों ने यहाँ के क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टिशंस देखे, और क्या बोल दिया कि इंडिया बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, गलत कंट्री है, और इसके रिलीजियस टैबूज़ को हटाना चाहिए, और जो यूरोप की जो सारे ट्रेडिशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पढ़ाई है, वो सारी यूरोप की इंडिया वालों को करनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या बोल दिया, मिल ने ये बोल दिया, ठीक है, कि इंडिया तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन कौन रूल करता था। जब हिंदूज़ रूल करते थे तो मुस्लिम्स दब जाते थे, मुस्लिम्स रूल करते थे तो हिंदूज़ दब जाते थे। जब ब्रिटिशर्स आए तो जो हमारा इंडिया है वो क्या हो गया भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, इंडिया इन ब्रिटिशर्स से पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था। इंडिया को पूरा लूटा किसने, ब्रिटिशर्स ने लूटा। पूरा किसने लूटा, इंडिया को ब्रिटिशर्स ने लूटा। माना कि यहाँ पे सुपरस्टिशंस थे, लेकिन यहाँ पे लोग हर वक्त मिलजुल के रहा करते थे, मुस्लिम्स और हिंदूज़। कभी भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं होती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हिंदूज़ मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया, क्रिश्चियंस को डिवाइड कर दिया, हमारे दिलों के अंदर नफरत बढ़ दी, जिसकी वजह से पार्टीशन भी हुआ, ठीक है। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो देखो, इस हिस्ट्री की आइडिया में जो ब्रिटिशर्स जो हैं, उनको क्या लग रहा है कि ब्रिटिशर्स जो आए, उन्होंने क्या करा, हमारे इंडिया को सिविलाइजेशन दे दिया। लेकिन अगर हम इस ब्रिटिश पीरियड को, ये जो हिस्ट्री है, इनके थ्रू उन्होंने क्या बता दिया है, इसके मतलब ऑल ओवर, कि भाई ब्रिटिशर्स जब नहीं थे, जब इंडिया बहुत ज़्यादा दुख में था, बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज था, यहाँ के लोगों को रहना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, है ना। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, तब जब ब्रिटिशर्स के रूल से पहले जो रूल था वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस में था, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में था। और पहले के ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हिंदूज़ और मुस्लिम साथ में रहें, ठीक है। इस तरीके से उन लोगों ने क्या करा, इंडिया के कंसेप्शन को इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने, तो ठीक है। अब लेकिन इनका पर्सपेक्टिव अलग था। अब in any case, can we refer to any period of history as Hindu and Muslim? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? Why should we characterize on an age only through the religion of the rulers of the time? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should always also remember that even rulers in ancient India did not share the same faith. अब देखो क्या हुआ। अब ऐसी किसी भी केस के अंदर हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, जो हमारे के हिंदूज़, हम ऐसा नहीं कह सकते कि जब हिंदूज़ ने रूल करा तब मुस्लिम्स नहीं थे, और जब मुस्लिम्स ने रूल करा तब हिंदूज़ नहीं थे। हमेशा क्या रहा कि जब कभी मुस्लिम्स ने रूल करा तो बहुत सारे हिंदूज़ हुआ करते थे, ठीक है, और मुस्लिम्स भी हुआ करते थे। लेकिन जब हिंदूज़ ने रूल करा तब मुस्लिम्स भी हुआ करते थे और हिंदूज़ भी हुआ करते थे। तो हर वक्त वास्ट वैरायटी ऑफ कल्चर और फेथ इंडिया के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। ये चीज़ गलत है बहुत ज़्यादा कि किसी ने उसको आकर क्या नाम दे दिया कि कभी हिंदू पीरियड दे दिया और एक को मुस्लिम पीरियड दे दिया, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हुई।
और हमेशा हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जब इंडिया पे बाबर वगैरह रूल कर रहे थे तो इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जिसके अंदर हिंदूज़ रूल कर रहे थे। बाबर मुस्लिम था तो वो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे हिंदूज़ रूल कर रहे थे, और जब हिंदूज़ रूल कर रहे थे तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे मुग़ल एम्पायर सेट था। ठीक है, Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient. अब देखो, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से हटाकर जो हमारी हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री को किस में डिवाइड किया गया है? एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। जैसे कि अब हम लोगों ने पढ़ा 6th के अंदर पूरी हमने क्या पढ़ी हिस्ट्री? हमने पढ़ी एशियंट हिस्ट्री, जो कि कैसे लोग बाग रहा करते थे बहुत पुराने ज़माने में। देन वी रेड के मेडिवल पीरियड में क्या कौन कौन से रूलर्स ने रूल करा। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के ब्रिटिश जब आए इंडिया के अंदर। 8 में हम क्या पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, इसके अंदर भी इस डिवीजन में भी प्रॉब्लम है। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब देखो इस ये भी डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ब्रिटिश डिवीजन में जेम्स मिल ने जो लिखा उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, वैसे ही इस डिवीजन में भी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि जो वेस्ट के जो लोग हुआ करते थे ना, वेस्ट साइड के जो लोग थे, वो लोग क्या कहते थे कि वो लोग मॉडर्न पीरियड को किस चीज़ से क्या समझते थे मॉडर्न पीरियड का, कि वो सारे फोर्सेस की सारे फोर्सेस का ग्रोथ को वो लोग क्या कहते थे? मॉडर्न पीरियड कहते थे। मिडिवल टर्म को सोसाइटी के वो हिस्सों को बताया जाता था वेयर दीज पीरियड वेयर फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मिडिवल टाइप को क्या कहा जाता था कि जब मॉडर्न पीरियड के कोई भी फीचर्स जब एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि मॉडर्न इंडिया के अंदर भी मिडिवल एरा के बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अभी भी चलती हुई आ रही थी। ट्रेडिशंस ऐसे थे जो कि चलते हुए आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे फूड्स थे जो चलते हुए आ रहे थे, और जो कि ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर भी ये नहीं कह सकते कि ये क्लासिफिकेशन भी सही है। ठीक है, एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, नॉर वॉज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, अब मॉडर्निटी में लोग बाग क्या समझते थे कि भाई साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, हर चीज़ क्या है? बड़ी है। लिबर्टी मतलब इन लोगों को इंडिपेंडेंस भी है। लेकिन अब जब हम ये लोग पढ़ेंगे ना, तो ब्रिटिश रूल के अंदर हम लोग को पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कभी भी इंडियंस को ना तो इक्वालिटी दी है, ना कभी बराबरी दी है, ना उन्होंने कभी फ्रीडम दी है, ना उन्होंने कभी लिबर्टी दी है, ना ही इस पीरियड के अंदर कभी भी इंडिया ने प्रोग्रेस करी। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के अंदर से हर चीज़ को उठा के अपने देश के अंदर लेके जा रहे थे। वो लोग दे वर वेरी ग्रीडी। Many historians therefore refer to this period as colonial। अब बहुत सारे हिस्टोरियन इसको क्या कहते हैं? इस पीरियड को क्या कहते हैं? कॉलोनियल। ओके, so till here we are reading, and in the next part we'll read from the colonization. So I hope you all have understood it well. If you didn't, you can see this video twice. So goodbye.